मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। आज का विषय है 19वीं शताब्दी में जापान का आधुनिकीकरण। उगते सूर्य का देश जापान कई द्वीपों का समूह है। होकेडा, होन्स, शिकोकू, एम्क्यू प्रमुख द्वीप हैं। जापान का सुंदरतम नगर टोक्यो अपने भीतर लगभग आधी जनसंख्या को समाहित किए हुए है। पुरातन एवं राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश जापान का 1852 ईस्वी के पश्चात एकाएक महाशक्ति के रूप में उभरना पूर्व के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक घटना थी। जापान का प्राचीन धर्म शीतो के नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें प्राकृतिक पूजा तथा भूत प्रेतों में विश्वास की भावना अत्यधिक प्रबल थी। 6ठी सदी में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। राजनीतिक पृष्ठभूमि। प्राचीन काल के आरंभ से ही जापान में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का उदय हो चुका था। 650 ईसा पूर्व के आसपास जिम्बो तेन्यो नामक व्यक्ति ने सभी परिवारों को अपने अधीन कर लिया। तब से ही जापान पर यामातो राजवंश का शासन चला आ रहा है। 745 ईस्वी में केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने के लिए कई प्रशासनिक सुधार किए और देश के भिन्न भिन्न भागों में नियुक्त अधिकारी आगे चलकर सामंत कहलाए, जो डेम्पो के नाम से पुकारे जाते थे। 1192 ईस्वी में सर्वप्रथम यारितोमो नामक सामंत को अपना प्रभाव स्थापित करने में सफलता मिली और सम्राट ने उसे शोगुनो अर्थात बर्बर विजयी सेनापति का पद प्रदान किया, जो वंशानुगत हो गया। 603 से 1867 तक का इस पद पर तोकुगावा परिवार का अधिकार रहा। इस प्रकार जापान अपनी आंतरिक राजनीति की उथल-पुथल में विश्व में एकदम अलग रहकर एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा था। 19वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिम देशों ने जिस प्रकार जापान के द्वार को थपथपाया, उससे जापान की एकाकी पर निद्रा टूट गई और जापान शीघ्र ही विश्व की महाशक्ति के रूप में सामने आया। उसका यह उत्थान साम्राज्यवादी पंजों में जकड़े हुए एशिया के अधिकांश देशों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया और अर्धविकसित राष्ट्रों के लिए जापान का तत्कालिक इतिहास अनेक शिक्षाओं से भरपूर है। पश्चिमी देशों का जापान में प्रवेश। मेंडेज पिंटोरो पहला पुर्तगाली यात्री था जिसने प्रवेश किया। 16वीं सदी के अंत तक स्पेनिश और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में डच और अंग्रेज भी जापान जा पहुंचे। नागासाकी में यूरोपीय व्यापारियों ने अपनी कोठियां भी स्थापित कर ली थी। व्यापारियों के साथ भी ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी प्रवेश किया। 1549 ईस्वी में धार्मिक नेता फ्रांसीसी जेवियर ने जापान आकर कैथोलिक मिशनों की स्थापना की। 1815 ईस्वी में एक राजाज्ञा द्वारा विदेशी व्यापारियों एवं धर्म प्रचारकों को जापान आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। डच व्यापारियों को केवल नागासाकी के बंदरगाह में व्यापार की अनुमति प्रदान की गई। जापान ने पश्चिमी देशों के साथ संबंध रखने में कोई रुचि नहीं दिखलाई। अंततः उनके एकाकीपन को अमेरिका के दूत कोमोडोर मैथ्यू कॉलब्रेथ पेरी ने आकर झकझोर ही दिया और जापान का द्वार पश्चिमी देशों के लिए खुल गया। परंतु यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि पेरी आगमन न होता तो जापान का एकाकीपन टूटता ही नहीं। पेरी आगमन एक घटना मात्र थी। वस्तु स्थिति तो यह थी कि जापान में ही हो रहे आंतरिक परिवर्तनों से उत्पन्न लावा कभी भी बाह्य जगत के लिए जापान को खोल ही देता। पेरी अभियान के उद्देश्य। मार्च 1853 ईस्वी में अमेरिका सरकार ने जापान का विशेष दूत नियुक्त कर कार्यवाहक विदेश सचिव चार्ल्स एम कॉनरेड द्वारा जापान के संदर्भ में जो निर्देश दिए गए वह जापान के प्रति अमेरिका की नीति का स्पष्टीकरण था।
पेरी को जापान की सरकार से समझौता कर निम्न बातें मनवाने को कहा। फर्स्ट है, अमेरिका जहाज़ों को जापान में बंदरगाहों से कोयला, पानी एवं खाद्य सामग्री प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करेगी। दूसरा, जापानी बंदरगाह को अमेरिकन व्यापार के लिए खोल दिया जाए। तीसरा, जापान के समुद्र तट पर टूटने वाले अमेरिकन जहाज़ों के यात्रियों व नाविकों को जापान आश्रय देगा। चौथा, पेरी द्वारा जापान की सरकार से इन शर्तों को मनवाने का कारण था कि अमेरिका का औद्योगिकरण एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्ति थी। अमेरिका को कपड़े के व्यापार के लिए बाजारों की आवश्यकता थी। चीन इस दृष्टि से उपयुक्त सिद्ध हो सकता था। प्रशांत महासागर के मध्य में अमेरिका के लिए जापान के महत्व को बढ़ा दिया। माइकल एम टेलर ने लिखा है, कैलिफोर्निया में सोने की खान की खोज 1852 ईस्वी में नवीन संचार साधनों का निर्माण तथा महाद्वीपीय विस्तार की भावना ने पश्चिम की ओर सामान्य प्रसार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। अमेरिका इस बात को महसूस कर रहा था कि अमेरिका एवं सुदूर पूर्व का सीधा संबंध प्रशांत महासागर से आसानी से हो सकेगा। इसके पूर्व अमेरिका को अटलांटिक महासागर तथा भारतीय समुद्र के घुमावदार मार्ग से होकर सुदूर जाना होता था। इस मार्ग में जापान एक महत्वपूर्ण स्टेशन बन गया। 1840 ईस्वी में अमेरिका ने जापान में अपना भाग्य आजमाने का निश्चय किया और 1840 ईस्वी में अमेरिका ने अपने 2 जहाज बेड़ों को खाड़ी में भेजे ताकि जापान के साथ राजनीतिक संपर्क कायम किया जा सके। अमेरिका के इस प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिली। चीन और इंग्लैंड में अफीम युद्ध में चीन को पराजित होना पड़ा और यूरोपीय राष्ट्रों के लिए अपने कुछ बंदरगाह खोलना पड़ा। इस घटना का जापान, अमेरिका दोनों देशों पर प्रभाव पड़ा। जापान ने सोचा कि युद्ध में पश्चिमी देशों को पराजित करना असंभव होगा। पराजित होने के पश्चात पश्चिमी देशों को मुंह मांगी सुविधा देनी पड़ेगी। इससे अच्छा अपनी तरफ से ही सुविधा दे दी जाए ताकि जापान युद्ध के विनाश और अपमान से सुरक्षित रहे। दूसरी तरफ अमेरिका ने उत्साह फैला दिया। जब इंग्लैंड चीन जैसे देश को पराजित करके सुविधा प्राप्त कर सकता है तो अमेरिका जापान जैसे छोटे से राष्ट्र को वांछित सुविधाएं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। पेरी का जापान प्रस्थान। उपयुक्त कारणों को मद्देनजर रखते हुए 1853 ईस्वी में अमेरिका ने कॉमोडोर पेरी के नेतृत्व में 4 जहाज जापान भेजे। जापानियों ने पेरी को आगे बढ़ने से रोका, परंतु वह जापान के समुद्री तट पर पहुंच गया और वहां के जापानी अधिकारियों को अपने राष्ट्रपति का पत्र दिया, जिससे जापानी सम्राट तक पहुंचने को कहा गया। पेरी 1 वर्ष बाद आकर उत्तर ले जाने का वादा करके वापस अमेरिका लौट गया। अगले वर्ष जब पेरी पहले से ही अधिक शक्तिशाली जहाजी बेड़े के साथ जापान पहुंचा तो शोगुनों ने परिस्थिति का सही मूल्यांकन करते हुए अमेरिका के साथ 1854 ईस्वी में संधि कर ली, जो कनगांव की संधि के नाम से जानी जाती है। कनगांव की संधि की निम्न शर्तें हैं। नागासाकी, शिमोंडा और हेकेडेट के बंदरगाहों में विदेशी जहाज ईंधन, रसद प्राप्ति एवं मरम्मत हेतु आ जा सकेंगे। यदि कोई विदेशी जहाज पानी समुद्र तट पर टूटकर फूट जाए और उसके यात्री नाविकों के पास परम मित्र राष्ट्र का व्यवहार प्रदान करते हुए आश्रय दिया जाएगा। अमेरिका को एक प्रतिनिधि शिमोंडो में रहेगा। इन शर्तों के अनुसार अमेरिका ने टाउनशेंड को प्रतिनिधि के रूप में शिमोंडा भेजा। अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति वाले हैरिस ने शोगुनों को प्रभावित कर 20 जून 1858 को जापान एक अमेरिका के मध्य एक और संधि करने में सफलता प्राप्त की। अमेरिका के साथ द्वितीय संधि 20 जून 1885 ईस्वी को हुई। कनगांव, नागासाकी, निगता एवं हैयोगो नामक बंदरगाह व्यापार हेतु अमेरिका के लिए खोल दिए जाएंगे। दूसरी,
विदेशी संकट उत्पन्न होने पर अमेरिका ने जापान की सहायता का वचन दिया। तीसरी, जापान स्थिति अमेरिकी व्यापारियों पर अमेरिकन कानून लागू होंगे। चौथा, जापान में होने वाले आयात तथा निर्यात की शुल्क दरें निश्चित की गई। पांचवा, दोनों एक दूसरे के यहाँ अपने प्रतिनिधि एवं दूत रखेंगे। छठा, 4 जुलाई 1872 ईस्वी को संधि की शर्तें दोहराई जाएंगी। नेक्स्ट, अन्य राज्यों के साथ संधियां। अमेरिका के साथ अन्य जापान की संधि को देखकर रूस, ब्रिटेन, हॉलैंड एवं फ्रांस ने जापान के साथ अलग अलग व्यापारिक संधियां कर वे सभी अधिकार प्राप्त कर लिए जो अमेरिका ने द्वितीय संधि के तहत प्राप्त किए थे। इतिहास में इन संधियों को सामूहिक संधि या 5 जातियों की संधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, संधियों के परिणाम। जापान की प्रभुसत्ता सीमित होना। संधियों के तहत जापान अब अमेरिका से अनुमति लिए बिना आयात निर्यात संबंधी वस्तुओं पर 5% निर्धारित कर भी नहीं लगा सकता था। दूसरे, विदेशी व्यापारियों पर विदेशी कानून ही लागू होने थे। इन दोनों शर्तों ने प्रभुसत्ता को सीमित कर दिया। दूसरा, जापान के पारतंत्रवादी जीवन का अंत। विदेशियों को बिना रक्त बहाए जापान में प्रवेश मिल गया। विदेशी शक्तियों से की गई संधियों से चले आ रहे जापान के एकाकीपन की नीति को भंग कर दिया। तीसरा, जापान का पश्चिमी ज्ञान से भिन्न होना। जापानी पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति के ज्ञान के लिए लालायित हो उठे। अनेक युवक व पश्चिमी देशों में आधुनिकता ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए जाने लगे। चौथा, उद्योग धंधों का विकास। पश्चिमी ज्ञान से प्रभावित होकर जापान ने अपने यहाँ उद्योग धंधों को विकास पर विशेष ध्यान देना प्रारंभ किया। विदेशों में हो रहे औद्योगिकरण के लाभों से वे परिचित हो गए। पांचवा, तोकुगावा शोगुनात की सत्ता का पतन। पश्चिम के लिए जापान का द्वार खोलकर अत्यंत जर्जरित स्थिति वाले तोकुगावा शोगुन शासन ने अपनी सत्ता के पतन का मार्ग खोल दिया। संधि के पश्चात जापान ने विदेशियों के आगमन के पश्चात जो जटिल प्रश्न सामने आने लगे उनका उत्तर शोगुनों के पास नहीं था। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अब सम्राट के निर्णय की बात शोगुनों सत्ता की निर्बलता स्पष्ट होने लगी। सम्राट की प्रभुसत्ता का आभास होने लगा। शोगुन सत्ता से असंतुष्ट समुराई वर्ग ने सम्राट के सम्मान के प्रश्नों को उठाना प्रारंभ कर दिया। उनका नारा था, सम्राट का सम्मान करो, बर्बर विदेशियों को बाहर निकालो। दैत्य शासन के दोष स्पष्ट दिखने लगे। विदेशियों ने सम्राट को अपने विश्वास में ले लिया और अब शोगुनों की सत्ता का आवश्यकता से किसी को भी नहीं रही। अतः 1868 ईस्वी में तो कोगावन शोगुनों की सत्ता का अंत कर सम्राट की शक्ति की पुनर्स्थापना की, जो इतिहास में ईजी पुनर्स्थापना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है मेइजी पुनर्स्थापना। मेइजी सम्राट की उपाधि थी। 1768 ईस्वी में जापान ने जब यह महान परिवर्तन हुआ उस समय जापान का सम्राट मुत्सुहितो था। मेइजी पुनर्स्थापना से तात्पर्य है सम्राट की शक्ति की पुनर्स्थापना। नेक्स्ट है मेइजी पुनर्स्थापना के कारण, ये आपको अगले अध्याय में बताए जाएंगे।